नमस्कार साथियों, वर्षिका एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपको जीएफ भंडार में जो विभिन्न सुमेलित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनके बारे में चर्चा करेंगे, अर्थात जो मैचिंग के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे उनके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। साथियों, हम आपको बता दें, हमने आरएसआर की ऑब्जेक्टिव पुस्तिका भी निकाली है आप लोगों के मार्गदर्शन के लिए। इसमें 850 से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, जो कि अध्याय वाइज, दिनांक वाइज, परिशिष्ट, नियम, अधिक क्वेश्चन, इन सभी का हमने समावेश किया है। साथियों, अब हम अपने क्वेश्चन विभिन्न सुमेलित प्रश्न पर चलते हैं। साथियों, जब भी आपके इस प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो साथियों सबसे पहले आपको उस क्वेश्चन को सबसे लास्ट में करना है, ठीक है, सबसे पहले नहीं करना है। क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या होता है कि अधिकांश स्टूडेंट क्या करते हैं, एक आंसर को ब आंसर को है, क्योंकि बहुत जल्दीबाजी में इसको मैचिंग करते हैं जिससे आंसर गलत हो जाता है। इसलिए आप जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो मेरा मानना है आप उस क्वेश्चन को रोकिए। जब आपके सारे क्वेश्चन हो जाएं तब इस क्वेश्चन के ऊपर आप आइए, ठीक है साथियों। पहले इसको आपको नहीं करना है, इसमें गलत होगी। और इसको करने का एक मैं तरीका भी बताता हूँ। जब भी इस क्वेश्चन का आता है तो जैसे कि ये क्वेश्चन आया तो जैसे आपको व्यय पर नियंत्रण है तो आपको एक पेंसिल भी लेके जाएं एग्जाम में। तो जैसे कि आपका इसका मान लो आंसर ये आ रहा है 3, ठीक, ख का आंसर ये 1 और ग का आंसर मान लो ये आ रहा है और घ का आंसर ये आ रहा है, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से पेंसिल से क्रॉस करना चाहिए, ठीक। क्रॉस करने के बाद आप यहाँ कह के आगे आप उसका आंसर लिखिए, जैसे 1 आएगा, 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा, ये लिखिए। अब उसके बाद में आप उसका आंसर दीजिए, ठीक है साथियों। अब हम चर्चा करते हैं अपने क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। निम्न को सुमेलित करें। व्यय पर नियंत्रण GA 2 में दिया गया है। नियंत्रण अधिकारी को मासिक देयता GA 1 में है। दुर्विनियोग आदि के लिए रजिस्टर GA 7 में है। राजस्व के लेखांकन की त्रुटियां GA 10 में है। साथियों, मैं आपको बता देता हूं, हमारे इस वीडियो के जो हम करा रहे हैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें से 3 क्वेश्चन आने की पूर्णतः संभावना है, ठीक है साथियों। इसलिए इसको ध्यान से देखना, ठीक है। व्यापन अब आपको मैं इसमें आपको सीधा ही डायरेक्ट आंसर कराऊंगा, क्योंकि इस प्रकार से मैं अगर आपको आंसर बताऊंगा का सेकंड का एक, तो ये आप सब कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है साथियों। तो आपका इसमें आंसर आएगा, आंसर आएगा। अब कैसे? व्यापन नियंत्रण का उल्लेख दिया गया GA 1 में। साथियों, ये हमने जो GA कराया है ये नवीनतम GA कराया है, क्योंकि आपके सिलेबस में लिखा हुआ है अद्यतन सही, अर्थात नवीनतम जो संशोधन आए वो चीज़ लिखा हुआ है। तो नवीनतम संशोधन के अनुसार हम आपको नए GA कराएंगे आपको, ठीक है साथियों। और नियंत्रण अधिकारी की मासिक देयता का उल्लेख किया गया GA 2 में। दुर्विनियोग आदि के लिए रजिस्टर का उल्लेख किया गया GA 7 में। राजस्व के लेखांकन की त्रुटि का GA 10 में किया गया, ठीक है साथियों। निम्न को सुमेलित करें। लेखा शीर्षवार द्वारा व्ययों का रजिस्टर नियम 11(2) GA 2 में। देयता व वचनबद्धताओं का मासिक रजिस्टर नियम 11 का 1 GA 1 में। लेखों का महालेखाकार से मिलान का विवरण नियम 11 का 3 GA 4। संग्रह में मिलान शीट नियम 11 का 3 GA 5। तो साथियों, आपका इसमें आंसर होगा स, क का सेकंड, ख का फर्स्ट, ग का फोर्थ और घ का 3। तो ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। लेखा शीर्षवार द्वारा व्ययों का रजिस्टर, तो इसका आंसर क्या आएगा? नियम 11 का 1 GA 1 में। देयता व वचनबद्धताओं का मासिक रजिस्टर नियम 11 के 2 में GA 2 में दिया गया। लेखों का महालेखाकार से मिलान का विवरण यह साथियों दिया गया है नियम 11 का 3 GA 5 में। और संग्रह मिलान यह साथियों दिया गया नियम 11 का 3 GA 4 में। साथियों, इन्हें नोट करना, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहे हैं हम आपको। यही वो क्वेश्चन होते हैं जो कि आप गलत करते हैं और छोड़ के आते हैं, और इन्हीं से ही क्वेश्चन की आपकी मेरिट बनती है साथियों, ठीक। आप मेरिट से वंचित ना हो, इसलिए आप इन क्वेश्चनों को थोड़ा सा 2-3 बार आप देखें, ठीक है साथियों। निम्न को सुमेलित करें। शिक्षा विभाग रसीद बुक प्रारूप GA 13 में। सामान्य विभाग के लिए रसीद बुक प्रारूप GA 17 में। रोकड़ पुस्तिका का सामान्य GA 14 में। रोकड़ पुस्तिका अन्य GA 16 में, ठीक है साथियों। अब इसमें आपको आंसर देना है, आंसर देना है, ठीक है। शिक्षा विभाग के रसीद बुक का प्रारूप GA 14 में है। सामान्य विभाग के लिए रसीद बुक का प्रारूप GA 13 में। रोकड़ पुस्तिका सामान्य का GA 16 में और रोकड़ पुस्तिका अन्य GA 17 में, ठीक है साथियों।
अब आगे क्वेश्चन करते हैं। निम्न को सुमेलित करें, अर्थात ये मैचिंग क्वेश्चन है। सहायता अनुदान आदि के लिए बिल GA 112A में दिया गया, सहायता अनुदान का रजिस्टर GA 112 में दिया गया, छात्रवृत्ति स्टाइपेंड GA 111 में, स्टाइपेंड बिल रेजिडेंट डॉक्टर हेतु राज्य कर्मचारी हेतु GA 110 में। ठीक है साथियों, अब इसमें आपको आंसर देना है, दे देना आंसर। ठीक है, सहायता अनुदान आदि के लिए बिल का उल्लेख GA 110 में किया गया साथियों। ठीक है, सहायता अनुदान का रजिस्टर किया गया GA 111 में। ठीक, छात्रवृत्ति स्टाइपेंड का किया गया GA 112 में, स्टाइपेंड बिल रेजिडेंट डॉक्टर राज्य कर्मचारी GA 112A के अंदर। ठीक है साथियों, निम्न को सुमेलित कीजिए, ये महत्वपूर्ण है साथियों, नोट करना इसको। ई फोकस पॉइंट शाखा नियम 2 के 31 में दिया गया, ई नीलाम नियम 2 के 34 में दिया गया, ई संदाय नियम 2 के 3 क में दिया गया, ई कोषागार नियम 2 के 29 में दिया गया। ठीक है, अब इसमें साथियों आपका आंसर होगा, साथियों ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसी पुस्तिका में नहीं मिलेंगे, इसका आंसर होगा ब। ठीक है, ई फोकस पॉइंट की शाखा का दिया गया है नियम 2 के 3 क में, ई नीलाम की परिभाषा दी गई है नियम 2 के कितने 34 में दी गई है, ई संधाय की परिभाषा दी गई है साथियों नियम 31 में, और ई कोषागार की परिभाषा दी गई है साथियों नियम 29 में। साथियों मैं आपको बता देता हूँ, ये जो परिभाषा जो दी गई है इनको हमने याद करने के लिए एक वीडियो भी बनाया था आपको, एक कहानी के माध्यम से। तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन, आपको बस कुछ ही नहीं करना है, हमारे एक वीडियो 2 बार आप देख लें, आपको ये मतलब कि ये जो परिभाषा के जो जितने भी दे रखे हैं वो आपको माइंड में फिट हो जाएंगे। आप वो कहानी जैसे ही आपके माइंड में आएगी तो आप उसका फ़ौरन आंसर कर दोगे। निम्न को सुमेलित करें, कोषागार नियम 2 के 29 क में दिया गया, ई कोषागार नियम 2 के 34 में दिया गया, कोषागार नियम 2 के 29 में दिया गया, ई नीलाम नियम 2 के 30 में दिया गया। इस प्रकार से मतलब जो आपको मैचिंग करना है, तो साथियों इसके अंदर आपका आंसर आएगा, आंसर आएगा कोषागार नियम की परिभाषा दी गई है 30 में, ई कोषागार नियम की परिभाषा दी गई है 29 क में, और फिर उसके बाद में आता है कोषागार की परिभाषा दी गई है साथियों नियम 29 में, और ई नीलाम की परिभाषा आती है साथियों नियम 2 के 34 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित करें, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान नियम 2 के 31 में, ई संदाय नियम 2 के 33 में, ई ग्रास नियम 2 के 3 क में, ई फोकस पॉइंट शाखा नियम 2 के 32 में। तो ठीक है साथियों, अब इसमें आपको आंसर देना है, आंसर देना है। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की परिभाषा दी गई है 2 के 32 में, ई संधाय की परिभाषा दी गई है नियम 2 के 31 में, ई ग्रास की परिभाषा दी गई है साथियों नियम 2 के 33 में, ई फोकस पॉइंट शाखा नियम 2 के 3 क में। ठीक है साथियों, नोट करना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहे हैं हम आपको। निम्न को सुमेलित करें, साथियों हम ये भी बता दें, ये हम जो ऑब्जेक्टिव पुस्तिका GFNR की निकाल रहे हैं उसके अंदर इनका समावेश किया जा रहा है। अनावर्तक व्यय नियम 2 के 25 में दिया गया, आवर्तक व्यय नियम 2 के 31 में दिया गया है, 21 में दिया गया है, विविध व्यय नियम 2 के 26 में दिया गया है, पुनः विनियोग नियम 2 के 22 में दिया गया। ठीक है साथियों, अब आपको इसमें आंसर देना है, वह आंसर आएगा अनावर्तक व्यय की परिभाषा नॉन रेकरिंग की परिभाषा नियम 2 के 22 में दी गई है। ठीक है, आवर्तक व्यय की परिभाषा साथियों दी गई है नियम 2 के 26 में दी गई है। ठीक है, विविध व्यय की परिभाषा साथियों दी गई है नियम 2 के 21 में, और पुनः विनियोग की परिभाषा दी गई है साथियों नियम 2 के 25 में। ठीक है साथियों, निम्न को सुमेलित करें, संचित निधि अनुच्छेद
267(2) में, आकस्मिक निधि अनुच्छेद 266(2) में, लोक लेखा निधि अनुच्छेद 266(1) में, स्थानीय निधि जीएफ भंडार के नियम 268(2) के अंदर। तो साथियों आपको इसमें आंसर देना है। ठीक है, संचित निधि की परिभाषा दी गई अनुच्छेद 266 फर्स्ट में, आकस्मिक निधि की दी गई है अनुच्छेद 267(2) में, लोक लेखा निधि की दी गई अनुच्छेद 266(2) में, स्थानीय निधि की जीएफ भंडार के नियम 268(2) में इसका उल्लेख किया गया है। निम्न को सुमेलित करें। प्राप्ति एवं भुगतानों की आंतरिक जांच परिशिष्ट 1 के 8 में, नियम 52 से 53 में, नकद की सुरक्षा एवं अभिरक्षा परिशिष्ट 1 के 1 नियम 8 में, माह के अंत में नकद शेष का सत्यापन एवं आंतरिक जांच परिशिष्ट 1 के 4 में, नियम 41 में, निधियां आवश्यकता से अधिक एवं नकद शेष नहीं रखे जाए परिशिष्ट 1 के नियम 8 में। तो साथियों इसमें आपका आंसर होगा स। ठीक है साथियों, प्राप्ति एवं भुगतानों की आंतरिक जांच का उल्लेख किया गया साथियों परिशिष्ट 1 के 4 में, नियम 41 में किया गया। ठीक है, इसमें आपका आंसर क्या होगा स। नगद एवं सुरक्षा एवं अभिरक्षा का उल्लेख किया गया साथियों परिशिष्ट 1 के 8 में, नियम 52 से 53 में किया गया। ठीक है, माह के अंत में नगद शेष का सत्यापन एवं आंतरिक जांच का उल्लेख किया गया साथियों परिशिष्ट 1 के नियम 8 में, निधियां एवं आवश्यकता से अधिक एवं नगद शेष नहीं रखे जाएंगे, इसका उल्लेख किया गया साथियों परिशिष्ट 1 के 1 नियम 8 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, निम्न को सुमेलित करें। बिल प्रेषण पंजिका का संधारण परिशिष्ट 1 के नियम 11 में, नियम 84(2) में, बिल ये परिशिष्ट ठीक है, बिल खोने पर तुरंत सूचना कोषागार को दी जाएगी परिशिष्ट 1 के 13 में, नियम 123 में, उप वाउचरों को रद्द करना परिशिष्ट 1 के 12 में, नियम 88, खजांची को बैंक के माध्यम से भुगतान पहचान पत्र जारी करना परिशिष्ट 1 के 10 में, नियम 81 में। तो ठीक है साथियों, तो इसके अंदर आपका आंसर होगा बिल प्रेषण पंजिका का संधारण परिशिष्ट 1 के 11 नियम 84(2) में दिया गया। ठीक है साथियों, बिल खोने पर तुरंत सूचना कोषागार को दी जाएगी, इसका उल्लेख परिशिष्ट 1 के 12 में दिया गया, नियम 88 में दिया गया। ठीक है, उप वाउचर को रद्द करना परिशिष्ट 1 के 13 में, नियम 123 में दिया गया है। खजांची को बैंक के माध्यम से भुगतान पहचान पत्र जारी करना परिशिष्ट 1 के 10 नियम 81 में दिया गया है। निम्न को सुमेलित करें। दुर्विनियोग, कपट व हानि के लिए उत्तरदायित्व का सिद्धांत परिशिष्ट 3 के 3 क में, दुर्विनियोग, कपट व हानि के लिए उच्चतर अधिकारी उत्तरदायित्व परिशिष्ट 3 के 7 में, आर्थिक देयता का परिवर्तन सिद्धांत परिशिष्ट 3 के 2 में, दुर्विनियोग, कपट व हानि की प्रक्रिया का उल्लेख परिशिष्ट 3 के 1 में दिया गया। तो साथियों इसमें आपका आंसर होगा दुर्विनियोग, कपट व हानि के लिए उत्तरदायित्व का सिद्धांत आपको दिया गया है परिशिष्ट 3 के 1 में। ठीक है, और दुर्विनियोग, कपट व हानि के लिए उच्चतर अधिकारी का दायित्व दिया गया साथियों परिशिष्ट 3 के 2 में दिया गया। और आर्थिक देयता का जो सिद्धांत है जो आपको कौन से परिशिष्ट में दिया गया, आर्थिक देयता का परिशिष्ट 3 के 3 क में दिया गया। दुर्विनियोग, कपट व हानि की प्रक्रिया का उल्लेख ये कौन से में दिया गया साथियों, परिशिष्ट 3 के 7 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, निम्न को सुमेलित करें। दुर्विनियोग, कपट व हानि के लिए न्यायिक कार्रवाई, ध्यान रखना इसमें क्वेश्चन क्या रहा, न्यायिक कार्रवाई। दुर्विनियोग, कपट व हानि के लिए विभागीय कार्रवाई, दुर्विनियोग, कपट व हानि के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई, दुर्विनियोग, कपट व हानि के लिए आर्थिक देयता का सिद्धांत। ठीक है साथियों, तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें आपका आंसर होगा
दुर्विनियोग, कपट व हानि आदि के लिए जब न्यायिक कार्रवाई की बात की जाती है तो आपको आंसर देना, एक सेकंड, तब आपका क्या आंसर होगा, परिशिष्ट। अब हमने आपको बताया कि एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 13 है, द आंसर होगा इसका, ठीक है साथियों, द आंसर होगा दुर्विनियोग, कपट व हानि आदि के लिए न्यायिक कार्रवाई का उल्लेख किया गया है परिशिष्ट 3 के 8 में। दुर्विनियोग, कपट व हानि आदि के लिए विभागीय कार्रवाई का उल्लेख किया गया है परिशिष्ट 3 के 9 में। और दुर्विनियोग, कपट, हानि के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई का उल्लेख किया गया साथियों परिशिष्ट 3 के 5 में। दुर्विनियोग, कपट व हानि आदि के लिए आर्थिक देयता का सिद्धांत किसमें दिया गया साथियों, परिशिष्ट 3 के 3 क्या में। साथियों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। ये वीडियो हमने बहुत मेहनत से बनाया है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से आने की फुल संभावना, इसको 2-3 बार अवश्य देखना। सहायक लेखाधिकारी के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व, लेखाकार के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व, कनिष्ठ लेखाकार के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व, लेखाधिकारी के कर्तव्य एवं दायित्व, ध्यान रखना साथियों, ठीक है। इस प्रकार से एक क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको इसमें आंसर क्या करना है, देखो से आंसर देना है, ठीक। सहायक लेखाधिकारी के कर्तव्य दायित्व किस में दिए गए हैं साथियों, परिशिष्ट 5 के क 3 में इसका उल्लेख किया गया, ठीक है। लेखाकार के कर्तव्य और दायित्व किस में दिए गए, परिशिष्ट 5 के ख 3 में दिए गए। कनिष्ठ लेखाकार के कर्तव्य और दायित्व किस में दिए गए साथियों, परिशिष्ट 5 के ग 3 में दिया गया है। और लेखाधिकारी के कर्तव्य दायित्व परिशिष्ट 4 में उल्लेख किया गया है। निम्न को सुमेलित करें। सहायक लेखाधिकारी के पदस्थापन का उद्देश्य, लेखाकार के पदस्थापन का उद्देश्य, कनिष्ठ लेखाकार के पदस्थापन का उद्देश्य और लेखाधिकारी की पदीय स्थिति। तो साथियों इसमें आपको आंसर करना है, आंसर करना है। सहायक लेखाधिकारी के पदस्थापन का उद्देश्य कौन से में दिए गए साथियों, परिशिष्ट 5 के क फर्स्ट में, ठीक है। लेखाकार के पदस्थापन का उद्देश्य परिशिष्ट 5 के ख फर्स्ट में दिया गया है। कनिष्ठ लेखाकार के पदस्थापन का उद्देश्य साथियों किस में दिया गया है, परिशिष्ट 5 के ग फर्स्ट में। और लेखाधिकारी की पद स्थिति परिशिष्ट 4 में दी गई है। निम्न को सुमेलित करें। मंत्रालयिक स्टाफ का वरिष्ठतम सदस्य होगा लेखाकार। लिपिकीय राजपत्रित अधीनस्थ स्टाफ का वरिष्ठतम सदस्य होगा सहायक लेखाधिकारी। उप डिप्टी समझा जाएगा लेखाधिकारी। उप विभागाध्यक्ष समझा जाएगा कनिष्ठ लेखाकार। तो साथियों इस क्वेश्चन के अंदर आपको आंसर देना है, एक सेकेंड, इसमें आपको आंसर देना द, क्या देना है, द। मंत्रालयिक स्टाफ का जो होता है, मंत्रालयिक स्टाफ का वरिष्ठतम सदस्य कौन होगा, कौन होता है, कनिष्ठ लेखाकार। लिपिकीय एवं अराजपत्रित, ठीक है साथियों, लिपिकीय एवं अराजपत्रित अधीनस्थ स्टाफ का वरिष्ठतम सदस्य कौन होगा, लेखाकार। उप डिप्टी समझा जाएगा कौन, उप डिप्टी कौन समझा जाएगा, सहायक लेखाधिकारी। और उप विभागाध्यक्ष कौन समझा जाएगा, लेखाधिकारी, ठीक है साथियों। निम्न को सम्मिलित करें। सहायता अनुदान हेतु बंद पत्र परिशिष्ट 6 में, विभागाध्यक्ष की सूची परिशिष्ट 8 में, दुर्विनियोग हानि कपट का उल्लेख परिशिष्ट 1 में, कार्यालय के कर्तव्य दायित्व परिशिष्ट 9 में। तो साथियों इसमें आपका आंसर आएगा, आंसर आएगा सहायता अनुदान हेतु बंद पत्र परिशिष्ट 9 में उल्लेख किया गया है। विभागाध्यक्ष की सूची परिशिष्ट 8 में दी गई है। दुर्विनियोग हानि कपट आदि का उल्लेख परिशिष्ट 6 में दिया गया है। कार्याध्यक्ष के कर्तव्य और दायित्व परिशिष्ट 1 में दिए गए हैं। निम्न को सम्मिलित करें। सरकार के मासिक लेखे तैयार कौन करता है, नियंत्रण अधिकारी। विनियोग लेखे कौन सी संस्था तैयार करती है, महालेखाकार। व्यय पर नियंत्रण नियम 11 के अनुसार कौन करता है, निर्देशन विभाग। विशेष जांच किस विभाग से करवाई जाती है, महालेखाकार से। तो साथियों आपका आंसर होगा, आंसर होगा आपका सरकार के मासिक लेखे कौन तैयार करता है,
महालेखाकार। विनियोग लेखे कौन सी संस्था तैयार करती है? ये भी महालेखाकार करती है। ठीक है। व्यापार नियंत्रण नियम 11 के अनुसार कौन करता है? नियंत्रण अधिकारी करेगा। विशेष जांच किस विभाग द्वारा कराई जा सकती है? निदेशक निरीक्षण विभाग द्वारा। GFNR में व्यय पर नियंत्रण रखने, विनियोग में से किए गए वास्तविक खर्च के बारे में वचनबद्धताओं एवं दायित्व, नियंत्रण अधिकारी को मासिक देयता का विवरण प्राप्त कर माह के अंत तक के बकाया देयताओं के लिए क्रमशः कौन से GA प्रपत्र एवं नियम के संबंध में सही कथन है। साथ ही इसमें अलग अलग से हैं, हम केवल सीधा इसके आंसर कराएंगे आपको। आपका आंसर आएगा ब। GA 1 एवं नियम 11 में, GA 1 नियम 11 के 1 में, GA 2 और नियम 11 के 2 में इनका उल्लेख किया गया है। साथियों, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब करना। साथियों, इस वीडियो को आप 2 या 3 बार से इसको अवश्य देखना, आप नोट करना। वैसे तो हम पुस्तिका निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अंदर इसका समावेश होगा। इस वीडियो में से 3 क्वेश्चन आने की संभावना है। ये वही क्वेश्चन है जिससे साथियों आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है साथियों, ये वही क्वेश्चन होते हैं जिसमें आप इनको छोड़ के आते हैं या गलत क्वेश्चन करते हैं। ठीक है साथियों।